नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खुला आकाश में। खुला आकाश यानी कि एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं उन विषयों की जो हमारे आपके जीवन से जुड़ा होता है। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे पॉश एक्ट की। जी हाँ, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट जो है ये 2013 में बनाया गया था और इसी एक्ट के बारे में आज हमसे बात करेंगी बालसा की असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं मैम से और स्वागत करते हैं उनका कार्यक्रम खुला आकाश में। आज हमारे साथ हैं किरण ओझा। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों, जो ये एक्ट है पॉश एक्ट, वो इसलिए बनाया गया था ताकि जो महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, एक साथ हर जगह कार्य कर रही हैं, उन्हें कुछ विशेष जो सुरक्षा है वो प्रदान की जाए। हालांकि हमारा जो संविधान है वो पहले से महिलाओं को बहुत सारे ऐसे अधिकार प्रदान करता है जो उनकी रक्षा करता है अपने कार्यस्थल पे, लेकिन विशेषकर कार्य क्षेत्र पे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ये एक्ट लाया गया है। तो क्या है ये एक्ट, कैसे काम करता है, इसके अंतर्गत महिलाओं को किस तरह की सुरक्षा प्रदान की गई है, इन सब विषयों के बारे में आज हमें किरण मैम बताएंगी। तो मैम, सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो इस खास एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? श्वेता जी, अगर हम थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करें, इस एक्ट का बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें, तो आप सबको पता होगा कि एक भंवरी देवी एक साथिन थी राजस्थान में एक गवर्नमेंट प्रोग्राम में, और वहाँ पे उन्होंने एक शादी को रोकने की कोशिश की थी और शादी 9 महीने की लड़की की हो रही थी, बच्ची की। तो उसके क्रम में बाद में उनके साथ गैंगरेप हुआ, उनको न्याय भी नहीं मिल पाया और फिर बहुत सी संस्थाओं ने, बहुत सी सोशल वर्कर संस्थाओं, NGOs ने एक साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल किया जिसका नाम था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये एक्नॉलेज किया कि ये एक स्पेसिफ़िक एरिया है जहाँ पे हम महिलाओं को सब बराबरी का अधिकार तो देते हैं, उनको काम करने का भी अधिकार है, बट जो काम करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, जो सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए, वो नहीं है और उसके लिए कोई एक स्पेसिफ़िक लॉ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव वैक्यूम है, एक ऐसा है जहाँ पे अभी तक कोई कानून नहीं बना। तो उन्होंने 1997 में कुछ डायरेक्शंस पास किए जिसे हम विशाखा गाइडलाइन कहते थे, और ये सब जो गाइडलाइंस थी वो बाइंडिंग गाइडलाइंस थी। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी डायरेक्शन पास करता है तो वो लॉ ऑफ द लैंड है, वो सभी को मानना है, वो सबके ऊपर बाइंडिंग होता है। तो पहली बार 1997 में विशाखा गाइडलाइन के द्वारा कुछ गाइडलाइंस दिए गए, कुछ डायरेक्शंस दिए गए, जिसके द्वारा कि विमेन अपना जो बाहर निकल के काम करना चाहती हैं वो अच्छे से सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में कर सके, वो अपना बेस्ट दे सके। और आप सभी जानते हैं कि ये 21वीं सेंचुरी है, सभी महिलाएं काम कर रही हैं आजकल। मतलब महिलाओं का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट 50% है, पुरुषों के बराबर है, वो फॉर्मल सेक्टर में हो या इनफॉर्मल सेक्टर में हो। तो बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को सिर्फ काम करने की अपॉर्चुनिटी ना मिले, एक ऐसा एनवायरनमेंट भी मिले जहाँ पे वो बेझिझक एकदम फ्री माइंड से अपना बेस्ट दे सके और काम कर सके। जी, यानी जो मूल मुद्दा वो यही है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो हमारी आधी आबादी है, और वो महिलाएं जो खास करके दफ्तरों में काम करती हैं, किसी विशेष कार्य क्षेत्र में काम करती हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए और उन्हें कैसे बताया जाए उनके अधिकारों के विषय में, इस सब को लेकर एक एक्ट का निर्माण किया गया जिसका मुख्य जो उद्देश्य था वो यही था कि महिलाओं को कार्य क्षेत्र में सुरक्षित रखा जाए। तो मैम, कैसा है ये एक्ट और किस प्रकार ये महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है? देखिए, गाइडलाइंस तो 1997 में ही आ गई थी, बट सिर्फ गाइडलाइंस, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने 1997 की गाइडलाइंस पास करते समय कहा भी था कि हमें एक फुल फ्लेजेड पूरा कंप्लीट लॉ की ज़रूरत है। जो लॉ है वो एक मैकेनिज़्म भी बताएगा कि अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप उनको कैसे रोक सकते हैं, और अगर महिला कंप्लेन करना चाहती है तो कंप्लेन का मैकेनिज़्म क्या होगा, कंप्लेन से उसको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है कंप्लेन
करने से। तो इसके लिए 2013 में ये फाइनली एक्ट बन के आया जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, तीनों चीज़ की बात करते हैं। प्रिवेंशन, अगर कहीं पे हो रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट तो आपको रोकना भी है। प्रोहिबिशन मतलब फ्यूचर के लिए भी रोकना है, अगर पहले घटित हो रहा है तो उसको भी रोकना है, आगे ना हो ये भी रोकना है। और रिड्रेसल, रिड्रेसल में एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड किया जाता है कि अगर हो रहा है तो आप क्या करेंगी, कैसे कंप्लेन करेंगी, क्या क्या आपके पास उपाय है उस समस्या को रोकने के लिए। तो और ये एक्ट बहुत ही वाइड है, इसमें जो डेफिनेशन है, इसमें जो वर्क प्लेस की परिभाषा है वो भी बहुत विस्तृत है। वर्क प्लेस से हम एक टिपिकल जो ऑफिस का सेटअप है वो ना समझें, कहीं भी जो कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे एक महिला जाती है अपना जीविकार्जन करने के लिए, वो वर्क प्लेस है। वैसे ही जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर की परिभाषा है वो भी बहुत विस्तृत है। अगर सपोज़ हम किसी होटल में काम करते हैं और हम एक रिसेप्शनिस्ट हैं और हमारे यहाँ पे कोई है जो कुरियर डिलीवर करने आता है, अगर उसका आचरण सही नहीं है तो हम उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। दो अगर आप एकदम स्ट्रिक्ट शब्दों में देखें तो वो वहाँ का एम्प्लॉय नहीं है, मगर इस एक्ट में जो वर्क प्लेस की परिभाषा है, एम्प्लॉय की परिभाषा है, एम्प्लॉयर की परिभाषा है, ये बहुत विस्तृत है। उस हिसाब से ये एक्ट सभी को कवर करता है, ना कि जो महिलाएं एकदम स्ट्रिक्ट सेंस में जो हम जैसे दफ्तर मानते हैं वहाँ पे उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा हो तो। जी, यानी कि बहुत अच्छी तरह से ये महिलाओं को और एक विस्तृत रेंज में ये सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ तक कि जो आपके ऑफिस में बाहर ही आने जाने वाले लोग हैं, अगर उनका व्यवहार भी आपके प्रति सही आपको नहीं लग रहा तो भी आप इस एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करा सकती हैं। हालांकि मैम जो सेक्सुअल हरासमेंट की बात होती है तो जनरली लोग इसे सिर्फ फिजिकल ही मानते हैं, जबकि ये मेंटली भी होता है। अगर आप किसी पे एक भद्दा कमेंट भी कर दे तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट के ही अंतर्गत आता है। तो इसकी भी परिभाषा इस एक्ट में दी गई होगी। बिल्कुल श्वेता जी, सबसे पहले ज़रूरत थी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट टर्म का मतलब क्या है। बहुत से लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता था। इस एक्ट के आने के पहले भी इंडियन पीनल कोड में, हमारा क्रिमिनल लॉ सिस्टम जो है उसमें आईपीसी में 2 सेक्शन थे, एक सेक्शन 354 और एक था 509, जिसमें था कि अगर आप कुछ ख़राब तरह का व्यवहार करते हैं, बट जो सेक्शन की परिभाषा थी उससे पता नहीं चलता था कि किस तरह के आचरण इसमें कवर होंगे। तो वो 2 सेक्शन के और फिर एक सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी महिला अगर उसके साथ गलत हो रहा हो या कुछ समस्या में हो तो वो फटाफट पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। हम सबको पता है कि आज के डेट में भी पुलिस के पास जाना, आप कितने कंफर्टेबल हैं, आपके साथ जो घटना घटी है वो पुलिस को बताना। और फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर आप हर जॉब प्लेस पे जाएंगी, आप नौकरी करने जाएंगी और फिर आपको एक क्रिमिनल केस फाइल करना पड़े, उस केस को देखना पड़े, और जब आप किसी के ऊपर क्रिमिनल केस फाइल करती हैं तो उसके अलग तरह के रिपरकशंस भी होते हैं। तो आपका परिवार हो सके आपको मना कर दे कि आप मत जाइए, काम पे मत जाइए अगर सेफ़ नहीं है तो इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि क्रिमिनल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से परे हटकर जो एक सिविल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर कुछ एक्ट बनाया जाए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए मेरे साथ कोई बदतमीज़ी कर रहा है या फिर उसका कुछ ऐसा आचरण है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँगी कि वो जेल चला जाए या पूरी ज़िंदगी जेल में काटे। मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि जो वो गलत काम कर रहा है, जो उसका गलत आचरण है वो बंद हो जाए, ताकि मैं वहाँ पे जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ पे अच्छे मन से और फ्री होके आराम से काम कर सकूँ, मुझे कोई इसी तरह की परेशानी ना हो। और जो आपने कहा कि हाँ, सिर्फ एक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फ़िज़िकल एक्ट ही, हर तरह का, अगर आप कुछ कमेंट करते हैं, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करते हैं, या फिर आप किसी को पोर्नोग्राफी दिखाने की कोशिश करते हैं, या अदरवाइज़ अगर आप ऑफिस में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जो किसी महिला के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो, बहुत हॉस्टाइल हो, आप बार बार उनकी काम की क्षमता पे अगर फप्तियाँ कसते हैं, तो वो सब इस परिभाषा के अंदर आता है। और एक्ट ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम किया वो पहले डिफ़ाइन किया, वो लोगों को बताया कि किस तरह का कंडक्ट और किस तरह का आचरण सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिभाषा के अंदर आता है। क्योंकि जो सेक्शन 354 था, 509 था, उसमें लोगों को पता ही नहीं था। कई बार पुरुषों को नहीं पता होता कि अगर कोई महिला बैठी हुई है और अगर वो घटिया सा भद्दा मजाक कर देते हैं तो दूसरी महिला को बुरा लग सकता है और वो आचरण भी इस एक्ट के अंदर आ सकता है। तो सबको पहले जानना बहुत ज़रूरी था कि इस तरह के कंडक्ट इस एक्ट की परिभाषा में आएंगे। आप जो आचरण कर रहे हैं आपके लिए भले हंसी मजाक हो या आपको बहुत छोटी सी या नॉर्मल सी बात लगे, बट किसी और महिला के लिए जिनके साथ ये हो रहा है उनको बहुत परेशानी हो सकती है, ये उनका काम करने का क्षमता को अफेक्ट कर सकता है। जी,
यानी कि बहुत अच्छी तरीके से इसमें परिभाषित किया गया है हर उस टर्म को जो आप आसानी से समझ सके और समझ सके कि आपकी क्या ऐसी हरकतें हैं या क्या ऐसे आपके एक्ट हैं जो आपके सहकर्मी जो महिला हैं उनको परेशानी में डाल सकती हैं या उन्हें असहज बना सकती है। और ये जो मुद्दा है वो आपको ले जा सकता है इस एक्ट के अंतर्गत एक दंड के प्रावधान तक भी। तो जब ये समिति के अंतर्गत इसके अंतर्गत एक समिति का निर्माण होता है जैसा कि हमने पढ़ा था, तो ये पॉश एक्ट में वो समिति क्या कार्य करती है और कैसे ये महिलाओं को इस लायक बनाती है कि वो उस पर विश्वास कर सके, वो आपके पास आए। क्योंकि आपने ही बताया कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब परिवार भी कहते हैं कि नहीं छोड़ो, क्यों झमेले में पड़ना है। तो क्या ये समिति उन्हें ये विश्वास दिलाती है कि आप हमारे पास आइए और हम बहुत अच्छे तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें श्वेता जी एक्ट के अनुसार सभी ऐसे संस्थान जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं और जहाँ पे भी लोगों की संख्या 20 से ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयर हैं, जो संस्था के मालिक हैं, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठित करेंगे और सिर्फ गठित ही नहीं करेंगे, उसका व्यापक प्रचार प्रसार भी करेंगे। ये अगर आपकी दफ्तर में सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आजकल आप देखेंगे कि कई बार जब हम लोग नौकरी ज्वाइन करने जाते हैं, बहुत सी संस्थाओं ने अपने सर्विस रूल में इसे इनकॉर्पोरेट कर लिया है। जो आपको डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं उसमें लिखा होता है कि भाई हमारा जो संस्थान है वो किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर आप किसी भी इस तरह के एक्ट में लिप्त पाए गए तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट स्टेज से ही बता दिया जाता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या, और यहाँ पे इस संस्था में करने से आपके साथ क्या हो सकता है, वो आपके सर्विस रूल से कैसे गाइडेड होगा। इसके सिवा भी संस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमेशा 3 साल के लिए एक आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें, और मोस्टली मतलब कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो कोई एक सीनियर लेवल की महिला अधिकारी हैं, वो उसमें रहें। और ये भी होता है कि उसमें 50% से ज़्यादा जो मेंबर हैं वो महिलाएं हों और इंक्वायरी फेयर हो, इम्पार्शियल तरीके से हो। तो इसके लिए ये भी है कि आप बाहर से किसी एक्सपर्ट को बुला सकते हैं जो एनजीओ महिलाओं की ये में काम कर रहे हैं। आप किसी लॉयर को रख सकते हैं जिनको लीगल जानकारी है। तो अगर कोई बाहर का आदमी रहेगा तो फिर इंटरनल अगर कोई दबाव क्रिएट किया जा रहा हो तो वो सब ध्यान रखा जा सकता है। और लीगल पर्सन रखने का भी यही होता है कि वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं कि किस हिसाब से ये इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए। क्योंकि एक्ट के हिसाब से जो ये आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनती है उसके पास सिविल कोर्ट की तरह पर अधिक पावर होते हैं। वो किसी को समन कर सकती है, किसी को बुला सकती है, उनका एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है। तो ये कंप्लेंट कमेटी बनाना सबके लिए मैंडेटरी है आपका। और कंप्लेंट कमेटी में आपको राइटिंग में कंप्लेन देना होता है। अगर कोई महिला है जो खुद से नहीं लिख पाती है तो भी कंप्लेंट कमेटी का जिम्मेदारी है कि वो मतलब उसको लिखने में मदद करे, सब कुछ करे। और अगर जहाँ तक आपका सवाल था कि कैसे कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा कि भाई अगर हम कंप्लेंट कमेटी में कंप्लेन करेंगे तो मेरी समस्या का निवारण होगा, इसके लिए ये कोशिश की गई है कि इसमें महिलाएं हों। अगर मैंने कहा जैसे बताया कि 50% से ज़्यादा महिलाएं होती हैं तो आप आराम से जाकर उनको अपना समस्या बता सकते हैं। अगर कोई पुरुष हो तो आपको बताने में शायद असहज महसूस होगा। तो फिर इसी तरफ से कंप्लेंट कमेटी बनी हुई है। और जहाँ पे मान लीजिए लोगों की संख्या 20 से कम है या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए एक लोकल कमेटी, लोकल कंप्लेंट कमेटी जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट करती है और वो एक लोकल कमेटी बनाते हैं। तो जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं या फिर जहाँ पे लोगों की संख्या, एम्प्लॉयज़ की संख्या 10 से कम है, वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो दोनों तरह के लोगों के लिए है। अगर आप एकदम स्ट्रिक्ट ऑफिस सेंस में हैं, किसी संस्था में काम कर सकते हैं तो वहाँ तो आईसीसी है ही। अदरवाइज़ अगर आप महिला हैं और वहाँ पे उतने लोग नहीं हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर सकते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है, आप उनके पास जाकर अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किरण मैम, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा एरिया है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें ऐसी महिलाएं भी काम करती हैं जो घर में हाउस हेल्पर के रूप में कार्यरत हैं, तो क्या उन्हें भी इस एक्ट का लाभ मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट एक्ट जो है वो डिफाइन भी करता है कि डोमेस्टिक हेल्प या डोमेस्टिक वर्कर किन्हें कहते हैं। जैसे हमारे घर में जो मेड है वो भी जाकर कंप्लेन कर सकती है और उनके लिए वही मैंने जो बताया कि लोकल कंप्लेंट कमेटी है वो वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। देखिए ये इफ़ेक्टिव कितना होगा, मतलब ये मुश्किल है। अगर मान लीजिए मेरे घर में कोई मेड है वो ऐसा काम करती है और मेरे पति के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाती है तो पहला तो शायद होगा कि मैं उसे घर काम से निकाल दूँ, मतलब इस तरह का कुछ बर्दाश्त करना पड़ सकता है उनको। मगर ये है कि उनके पास सिस्टम है
अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है या तो आप वहाँ पे वो काम करना छोड़ देंगी, या फिर जो एरिया में जहाँ पे वो रहती हैं वहाँ नोडल ऑफिसर्स भी होते हैं, तो उनके पास जाएं, अपनी शिकायत दर्ज कराएं। और अगर समस्या बहुत ही सीवियर है, अगर ऐसा कुछ अपराध है जो आईपीसी के अंदर अपराध के ये में आता है, तो ये जो कमेटी है, इंटरनल कंप्लेन कमेटी हो गई या लोकल कंप्लेन कमेटी हो गई, वो अपनी इंक्वायरी करते हैं। उसके बाद जो उसका रिपोर्ट होता है वो पुलिस को भेज देते हैं, और पुलिस देखते हुए कि समस्या कितनी सघन है, क्या वो जो कार्य हो रहा था या फिर जो ये है वो आईपीसी के अंदर अपराध की श्रेणी में आता है, तो फिर वो पुलिस उसको आगे टेकअप करती है। जी, बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे कि महिलाएं वो साबित करने में सक्षम नहीं होती हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, और खास करके जब ऑफिस की बात होती है तो हो सकता है वहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग हो, एक पीड़ित हो और जो उसके साथ जिसने वो किया वो है। तो फिर वहाँ पे वो साबित करने के लिए अगर उनके पास सबूत नहीं है तो आगे क्या होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप साबित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एक्ट खुद कहता है कि किसी वजह से मान लीजिए आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, आपने जिनके ऊपर कंप्लेन किया है वो बहुत पावरफुल पोजीशन पे हैं या बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं, और बाकी लोग अगर जानते भी हैं मगर आपके मतलब वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं आपकी मदद करने के लिए, तो सिर्फ इस वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप नहीं अपना केस प्रूव नहीं कर पाई तब कोई बात नहीं, मतलब आप फिर जाके आप पुलिस के पास जा सकती हैं, आप पुलिस के पास अपना कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, वो रास्ता आपके पास हमेशा खुला हुआ है। मगर ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं साबित कर पाएंगी तो आपको कुछ नुकसान हो जाएगा या फिर आपके ऊपर झूठा केस करने का कुछ समस्या हो जाएगा, वो सब नहीं है। जी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पुरुष गलत नहीं होते हैं और फिर भी कभी कभी उन्हें इस तरह के एक्ट में फंसा भी दिया जाता है। तो क्या ये बात जब साबित हो जाए कि जो महिला है उनकी जो कंप्लेन है वो गलत है या वो किसी अलग मानसिकता के साथ दर्ज कराई गई है, तो क्या उस महिला को भी दंड का प्रावधान है? आप कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि देखिए इस तरह के केस में अगर मेरा पर्सनल अगर ओपिनियन माना जाए पूछिएगा तो ये बहुत ही रेयर केसेस में होगा। वो तो कंप्लेन कमेटी में मान लीजिए अगर आपका केस नहीं प्रूव होता है तो एनीवेज आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि आप जेल गए या फिर आपके साथ कुछ हुआ है। अगर कोई महिला सचमुच लगा रही है, और इंटरनल कंप्लेन कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके का है कि उसमें 50% और एक बहुत सीनियर महिला है जो उसी संस्था में काम करती हैं, उनको बहुत कुछ पता होता है कौन एम्प्लॉय कैसा है कैसा नहीं है, प्लस आप NGOs को रख रहे हैं, आपके साथ कोई एक लीगल एक्सपर्ट भी हैं, तो ये बहुत ही रेयर केसेस में होगा कि नहीं होता कि किसी को फंसाने के लिए कुछ किया जा रहा हो या फिर वैसा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो होता है महिलाएं सचमुच अग्रीव्ड होती हैं, क्योंकि आप एक बात बताइए, ऐसे ही महिलाओं को इतनी कम अपॉर्चुनिटी मिलती है घर से बाहर निकलने की, काम करने की, तो अगर किसी को मिली है तो वो उसका दुरुपयोग बहुत ही कम चांसेस में करेंगी। वो सब लोग, कोई नहीं चाहता कि हम ऑफिस जाते हैं उसके बाद मुझे और 10 तरह की समस्याएं हों। आप चाहते हैं आप आराम से ऑफिस जाएं, आराम से काम करें। जी, लेकिन उनके लिए फिर उसके बाद कोई प्रावधान है इसमें, जैसा कि इसमें तो नहीं है जी, इसमें तो नहीं है। और जो आप पुलिस के पास कंप्लेन कर सकते हैं, एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होता है। ओके। हाँ, वो भी एक्ट के अंदर है कि मेरे ऊपर किसी ने गलत इंटेंशन से या गलत ये से झूठ मूठ का मेरे ऊपर केस चलाया, वो आप एक केस डाल सकते हैं महिला के ऊपर। जी, हम बहुत बार देखते हैं मैम ऐसा कि जब जो नई युवतियां होती हैं वो ऑफिस ज्वाइन करती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है इस बारे में। हालांकि अब बहुत अच्छा कि अब कॉन्ट्रैक्ट पे भी बताया जाता है और सब कुछ कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, और इसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि महिलाएं झिझकती हैं आगे जाने से, और साथ ही उनके जो सहकर्मी महिलाएं होती हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिस्करेज करती है कि इससे क्या होगा, हो सकता है तुम्हें यहाँ से जॉब भी छोड़नी पड़े। और तो इन सब चीज़ों से खुद को कैसे बाहर निकाले और कैसे अपना विश्वास मजबूत रखे कि अगर मुझे न्याय मिला तो मैं उदाहरण तो जरूर बन सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसके लिए एम्प्लॉयर के ऊपर एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि सबसे पहले तो मैंने बोला कि आप उनको शुरू में ही, आप नौकरी ज्वाइन करने जाते हो तो वहाँ पे भी आपको बताया जाता है कि भाई इस तरह का कंडक्ट है, ये सर्विस रूल के तहत गलत है, ये अगर आप करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके बाद एम्प्लॉयर के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप रेगुलर वर्कशॉप कराते रहें। बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से लॉयर्स ऐसे हैं या बहुत से NGOs हैं, वो वर्कशॉप कराते हैं, दिन भर का एक्सटेंसिव वर्कशॉप कराते हैं। आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, IEC मटेरियल है, जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरह का कंडक्ट है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की तरफ में आएगा। और अगर आपके साथ घटना घट रही है, छोटे वीडियोज़ बने हुए हैं लोगों को दिखाने के लिए। तो इस तरीके के जो वर्कशॉप कराए जाते हैं वो बहुत लाभदायक होते हैं। वे अगर महिलाओं को कई बार अपने
खिलाफ हो रहे समस्याओं को चिन्हित करने में भी मदद करते हैं कि ये समस्या हो रही है और वर्कशॉप में आपने देखा कि ये तरीका है, अगर किसी के साथ ऐसा घटना हो रहा है तो आपको कैसे करना है। तो शुरू में अवेयरनेस के लिए वर्कशॉप कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी संस्थाएं बहुत वाइड स्केल पे करा रही हैं, यानी जानकारी और जागरूकता के लिए आप बहुत सारे जानकारी वर्कशॉप्स करवा सकते हैं। जी, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो समय समय पे वर्कशॉप भी करवाती हैं, ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन करवाती है जिसमें आपको बताया जाता है कि किस तरह से आपको सरकार ने सुरक्षा प्रदान की है और अगर आप अपने अधिकारों का उपयोग करेंगी तो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। मैम, यहाँ पे जब आपने बात की कि असंगठित क्षेत्र की महिलाएं भी इस एक्ट के तहत आती हैं, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कम पढ़ी लिखी होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती है। साथ ही अगर वो कुछ ऐसा करना भी चाहती हैं तो फिर उनके जो परिवार वाले होते हैं उनकी भी समझ उतनी विकसित नहीं होती है कि ऐसा करने से इसे कुछ लाभ मिलेगा, बल्कि वो तो कहेंगे कि छोड़ो यहाँ, अब कहीं और चलते हैं, और काम कर लो। तो क्या ये मामला उन लोगों के लिए जो कम शिक्षित हैं ज़्यादा मुश्किल हो जाता है? देखिए, वैसे लोगों के लिए हाँ मुश्किल है, क्योंकि एक तो उनको जानकारी नहीं होती। जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि वर्कशॉप कराया जाता है, ये सब है, वो सब एकदम नीचे तबके के लोगों को जो एकदम कम पढ़े लिखे हैं उन तक नहीं पता चल पाता। बट ये ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आप इसका व्यापक प्रसार करें हर जगह। जैसे मैंने बताया था कि एक नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाता है, वो छोटे छोटे जगहों के लिए होता है, एक तालुका के लिए हो गया या एक कोई स्मॉलर एरिया हो गया, उसके लिए भी हो गया, नोडल ऑफिसर होते हैं। और उन नोडल ऑफिसर का भी काम होता है कि एक्ट के बारे में लोगों को बताएं, जो एकदम कम पढ़े लिखे हैं उनको भी बताएं। अगर ऐसी कोई महिला आपके पास आती है जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली है क्या, या कानून में या इसके उनके पास इसका कोई उपाय भी है, तो उनको मदद करें हर तरीके से, उनका कंप्लेंट फाइल करने से लेकर उनको बताने के कि भाई ये सब आपके पास अवेलेबल है, ये कानून में आपको सुविधाएं दी गई हैं। तो वो महिलाएं भी अगर चाहें तो उस नोडल ऑफिसर के थ्रू अपनी समस्या का निवारण कर सकती हैं। जी, और जैसा कि आपने बताया कि जब महिलाएं कंप्लेन दर्ज कराती हैं और जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो क्या उस दौरान महिलाएं दफ्तर जा सकती हैं, जाती रहती हैं, या उन्हें छुट्टी भी मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल छुट्टी मिल सकती है। जब हम एक्ट का नाम देखते हैं तो उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब ही यही है कि मेरी जो समस्या मुझे हो रही है उसका हल मिलना चाहिए। और कई बार होता है कि अगर मैंने कंप्लेन किया है तो कंप्लेन करने के नेक्स्ट दिन फिर मुझे ऑफिस जाने में थोड़ी असहजता महसूस होगी, या फिर मुझे लगेगा कि मैंने जिसके खिलाफ़ कंप्लेन किया, अगर वो मेरे बॉस हैं, अगर वो मेरी सुपीरियर अथॉरिटी हैं, तो मुझे परेशान कर सकते हैं किस तरीके से। तो दोनों चीज़ की सुविधा है। या तो कई बार क्या होता है कि महिला छुट्टी लेना चाहती हैं तो वो छुट्टी लेके बैठ सकती हैं, और उस दौरान जब वो छुट्टी लेती हैं, ये छुट्टी जो उनको अलग से छुट्टियाँ मिलती हैं उसके एडिशन में होगी, उसके अलावा ये छुट्टियाँ हैं। और दूसरी बात है कि अगर वो छुट्टी लेती है 3 महीने तक की छुट्टी का प्रावधान है, तो आप उनकी तनख्वाह नहीं काट सकते, तो उनको पैसा मिलता रहेगा, तो उनको मॉनेटरी लॉस नहीं होगा कुछ। और दूसरा है कि या तो वो खुद ट्रांसफ़र सीख कर सकती हैं। अगर मान लीजिए मैं किसी दफ्तर में काम करती हूँ और अगर मैंने कंप्लेन किया किसी एम्प्लॉई से या किसी सुपीरियर से, मुझे परेशानी थी, तो मैं कहूँगी कि मुझे कुछ दिनों के लिए, जब तक इंक्वायरी चल रही है या फिर मुझे यहाँ आने में सेफ़ फील नहीं हो रहा है, तो मुझे किसी और ऑफिस में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या फिर जो जिसके खिलाफ़ आपने केस किया है आप उनका भी ट्रांसफ़र सीख कर सकती हैं। अगर देखा जाए कि अगर थोड़े दिन तक उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो भी समस्या का हल हो सकता है, तो वो भी, उसका भी प्रोविज़न है एक्ट में। जी, साथ ही इस एक्ट में और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें, हमारे दर्शकों को जानना आवश्यक है। तो आपके हिसाब से वो कौन कौन सी जानकारियां हैं जो इस एक्ट के बारे में एक आम जनता को पता होनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट एक इसमें है कि आप ना, इसमें कंसिलिएशन का भी प्रोविज़न है। कंसिलिएशन का मतलब होता है कि अच्छा ठीक है, दो पक्ष, अगर मान लीजिए कि आप कुछ करती हैं, मैंने आपको बताया कि बहुत दिनों तक, जब तक कि आईपीसी से हम गवर्न होते थे, सेक्शन 354 और 509, लोगों को समझ में नहीं आता था कि व्हाट इज़ सेक्शुअल हैरेसमेंट, किस तरह के एक्ट को हम सेक्शुअल हैरेसमेंट के अंदर कवर करेंगे, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सेक्शुअल हैरेसमेंट है। क्योंकि पुरुषों को कई बार बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता, वो बहुत ज़ोर से कुछ बात करेंगे, अगर कुछ विमेन रिलेटेड भद्दी गालियाँ देंगे या फिर कुछ ज़ोर ज़ोर से हंसी मजाक करेंगे, उनको लगता है ये तो नॉर्मल है, ये तो आदमी करते रहते हैं हमेशा। बट आपका ये कंडक्ट या ये आचरण किसी और महिला के लिए बहुत अनसिक्योर या अनसेफ या अनवेलकम एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, तो वो आपको ध्यान में रखना होता था। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि भाई अगर आप एक बार समझ जाएं कि व्हाट इज़ सेक्शुअल हैरेसमेंट, तो फिर आप उस तरह का कंडक्ट नहीं करेंगे, आप वो ध्यान रखेंगे कि मुझे इस तरह का कंडक्ट नहीं करना है।
जी, और आप बात कर रही थी कि इसमें कुछ और भी प्रावधान है हाँ, जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कंसिलिएशन की बात कर रही थी। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब आप उतना सीरियस मामला नहीं होगा, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई एम्प्लॉई हैं, उनकी आदत है कि वो बातचीत करते हुए आपके कंधे पे हाथ रख दें या से बहुत क्लोज आके खड़े हो जाएं। हाँ, उनको लगता होगा कि ये तो नॉर्मल कंडक्ट है। हो सकता है उनका इंटेंशन भी हाँ, इंटेंशन ना हो। बट देखिए, इस एक्ट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें ये जो एक्ट है उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जो रिस्पोंडेंट है, जो गलत कर रहा है, उसका क्या इंटेंशन है, उस हिसाब से एक्ट गवर्न नहीं होता। उनके एक्ट से मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, विक्टिम क्या फ़ील कर रही है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी सोसाइटी में ही देखें तो देखिए बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ बच्चे हैं या कुछ लोग हैं जो एकदम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, तो उनके लिए क्या कंफर्टेबल क्या अनकंफर्टेबल, वहाँ बहुत आसानी से लोग एक दूसरे को हक करते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं। बट अगर मान लीजिए जो विक्टिम है वो बहुत गरीब तबके से, बहुत ही रूरल एरिया के तबके से आती है, तो उनके लिए उस तरह का आचरण मतलब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके लिए वो अनकंफर्टेबल होगा, अनवेलकम होगा। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्ट में कि अगर बाद में अगर मान लीजिए वो कहे, रिस्पोंडेंट कहे कि अच्छा मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मैं उनको ऐसे हैरेस नहीं करना चाहता था, तो आप क्या चाहते थे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके कंडक्ट से, आपकी एक्ट से उस महिला ने क्या महसूस किया, क्या उनको अनकंफर्टेबल फील हुआ, क्या वो हैरेस्ड फील हुई, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमेशा जब इंक्वायरी भी की जाती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। और कभी कभी एक्ट बहुत सिंपल नेचर का होता है, तो इसीलिए इस एक्ट में कंसिलिएशन की भी प्रोसीडिंग है। तो अगर आप चाहें तो दोनों पक्ष अगर कंप्लेन करें तो दोनों पक्ष आके एक साथ मिलके सुलह भी हो सकता है कि अच्छा फ्यूचर में हम ऐसा कंडक्ट नहीं करेंगे, और फिर वहाँ पे इंक्वायरी ख़त्म भी हो सकती है। जी, बहुत अच्छी जानकारियाँ, और बिल्कुल पॉश एक्ट 2013 को इतनी अच्छी और बारीकी से इन्होंने समझाया कि हम और हमारे दर्शक अब बिल्कुल तरह से ये समझ में हमारे बात आ गई है कि अगर महिला कहीं कार्य कर रही हैं तो उन्हें क्या क्या अधिकार और सुरक्षा कानून ने प्रदान किए हैं। किरण मैम, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, खुला आकाश कार्यक्रम में आगे आप क्या देखना पसंद करेंगे, हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। साथ ही हमारी ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। तो अब आज के लिए खुला आकाश की पूरी टीम को दीजिए विदा और देखते रहिए दूरदर्शन बिहार। नमस्कार।